तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो चल रही है वो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चल रहा है, वो भी चैप्टर वाइज चल रहा है। तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्त, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से मिलेगा। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आरआरबी ने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन इस आर्किमिडीज के सिद्धांत में पूछे हैं उसे हम एक एक करके क्या करेंगे कि देखेंगे, और आज ही आर्किमिडीज के सिद्धांत के चैप्टर को खत्म कर देंगे, टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्त शुरू से अंत तक के बने रहिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम नजदीक है, तो दोस्त ये चीज जान लीजिए कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसलिए अंत तक के देखते रहिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट क्या करते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या नहीं। देखिएगा, देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं ये जो अभी है ये क्या है कि उपग्रह की गति और पलायन वेग से है। मतलब कि जान लीजिए आर्किमिडीज के सिद्धांत से नहीं है क्वेश्चन आर्किमिडीज के सिद्धांत से, लेकिन आपको बताते हैं कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि गुरुत्वाकर्षण से कुछ टॉपिक बच गए थे। उस टॉपिक को क्या करते हैं कि पहले कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो है क्या है कि आर्किमिडीज से भी क्वेश्चन डाले गए हैं तो उसको भी क्या करते हैं देख करके हम खत्म कर देते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए जो गुरुत्वाकर्षण से बचे हुए थे उपग्रह की गति और पलायन वेग से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये चीज कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। मतलब ग्रह जो परिक्रमा करता है, जिस पथ पर परिक्रमा करता है उस पथ का आकार पूछा जा रहा है कि उसका आकार कैसा होता है। एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, अब जान लीजिए ये चीजें कि ग्रह जो जिस पथ पर घूर्णन करता है, यात्रा करता है, परिक्रमा करता है, उसका जो आकार होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, क्या होता है, पैराबोलिक होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। कहिए अगर इसमें दीर्घवृत्ताकार नहीं दिया है तो ये जान लीजिए कि अंडाकार होता है। अंडाकार कहिए या दीर्घवृत्ताकार कहिए, ध्यान रखिएगा, दीर्घवृत्ताकार भी दे सकता है, अंडाकार भी दे सकता है। तो करेक्ट आंसर मार दीजिएगा दोस्त, ये आपका क्या थर्ड नंबर की अंडाकार होता है। ठीक है, या दीर्घवृत्ताकार भी आपको दिया जा सकता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि ग्रह जो इस दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर जो रोटेट करता है, तो जितने भी ग्रह होते हैं या उसके साथ जितने भी चीजें होती है उस सभी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं कि एक सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में उपग्रह भी शामिल हो जाता है, ग्रह भी शामिल हो जाता है, सूर्य भी शामिल हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि जब एक क्या है कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कहता है कि 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के क्या है कि ग्रह पथ पर क्या करता है कि घूमता रहता है, तो क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की क्या करना है कि गणना करना है कि कितना कार्य किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको हम अगर वर्क पढ़ाए हैं, वर्क अगर पढ़े होइएगा तो आपको शायद पता होगा कि कोई भी वस्तु अगर गोलाकार चक्कर लगाता है और उसी स्थान पे पहुंच जाता है तो उसका विस्थापन क्या होता है कि जीरो होता है। विस्थापन किसको कहते हैं कि अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटा दीजिए, वो विस्थापन होता है। आप जहां से घूमे हैं वहीं से चल करके फिर उसी स्थान पे पहुंच गए, जीरो से चले या जीरो पे भी पहुंच गए, तो फिर आपका क्या विस्थापन क्या होगा, जीरो ही होगा। या 5 किलोमीटर की रेडियस है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से घूम करके 50 किलोमीटर चल करके आया, फिर 5 किलोमीटर पे पहुंच गए, तो क्या होगा आपका विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी अगर घटाएंगे तो मेरा जीरो आएगा। तो विस्थापन वही इसमें भी कह रहा है कि उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर जो है क्या करता है कि 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह के साथ क्या करता है कि घूमता है तो उसी पथ पे फिर जो है क्या होगा कि रिटर्न आएगा वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जान लीजिए कि उस कंडीशन में उसका वर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जीरो। अब जीरो कैसे होगा ये भी जान लीजिए, विस्थापन आपको बताते हैं जीरो होता है, तो ये वर्क बराबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इंटू एस करेंगे, एस के जगह पे जीरो रखेंगे, वर्क मेरा क्या आ जाएगा कि जीरो आ जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। ठीक है, तो पलायन वेग लगभग कितना होता है पृथ्वी की सतह पर, यह कहा जा रहा है। हर एक ग्रह का अपना अपना एक पलायन वेग होता है, सबका एक पलायन वेग का स्पीड अलग अलग होता है, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पलायन वेग को सारे जो है ग्रह से रिलेट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए, लेकिन पृथ्वी की सतह दे दिया है ये चीजें, तो पृथ्वी की सतह के बारे में जान लेते हैं कि पलायन वेग होता कितना है। जान लीजिए ये चीजें कि ये सेकेंड नंबर होगा क्या, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब पलायन वेग होता क्या है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो जान लीजिए ये चीजें कि किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से इतनी स्पीड से हम फेंके कि दोस्त वो दोबारा लौट करके पृथ्वी पर ना आए, तो वह पलायन वेग होता है। वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या करता है कि पार कर जाता है।
तो हम आखिर उस किस स्पीड से किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को हम फेंकेंगे जो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा और गुरुत्वाकर्षण को क्षेत्र को पार कर देगा एक ही सेकेंड में। ठीक है, एक सेकेंड में नहीं, मतलब कि उस स्पीड की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वह स्पीड जो होना चाहिए ये सेकेंड नंबर होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी भी वस्तु को अगर हम पृथ्वी की सतह से फेंकेंगे तो वो दोबारा कभी लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा, प्लायन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे प्लायन वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, समझिए इसको। एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। भूकेंद्रीय कहने का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के को केंद्र मान करके कोई भी चीज अगर रोटेट कर रहा है, उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा कि भूकेंद्रीय कहलाएगा। और सूर्य को अगर केंद्र मान करके कोई भी अगर पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वह सूर्य केंद्रीय कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा। तो भूकेंद्रीय, जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र को मान करके पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि सूर्य को केंद्र मान करके जितने भी ग्रह है वो सारे ग्रह क्या करते हैं कि सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य केंद्रीय आप समझ गए कि सूर्य को केंद्र करके मान करके चक्कर लगाता है वो सूर्य केंद्रीय होता है। भूकेंद्रीय मतलब पृथ्वी को केंद्र मान करके जो चक्कर लगाता है उसे भूकेंद्रीय कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक तरह का ये नक्षत्रीय हो गया, नक्षत्रीय वस्तुओं की गति हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते रहिएगा। देखिएगा, देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ग्रह की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो इस सभी में से बता दीजिए कि कौन सा सत्य है, सही है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। देखिएगा, पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि एक ग्रह जो कक्षा क्या होता है उसका दो सेंटर होता है। एक ग्रह क्या होता है कि ग्रह में क्या होता है, कक्षा के दो सेंटर होता है, जिसमें से क्या होता है कि एक जो होता है सूर्य के साथ अंडाकार जो होता है वो केंद्र होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल सही होगा। बाकी जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्त ये गलत है। दो जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, उसके दो क्या होते हैं कि केंद्र होते हैं। एक तो सूर्य को केंद्र मानते हैं, एक तो खुद का केंद्र मान करके क्या करते हैं कि रोटेट करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,970 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है कि एक कक्षा में पूरा जो है परिक्रमा करने में कहता है कि कितना समय लगेगा। भू स्थिर उपग्रह कहता है, ये जान लीजिए ये चीजें। तो भू स्थिर उपग्रह कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी का कोई अपना उपग्रह है, पृथ्वी का कोई अपना उपग्रह है। भू उपग्रह वही होता है, पृथ्वी का अपना उपग्रह है। तो वो क्या है कि भू स्थिर उपग्रह है। ठीक है, तो उसको क्या होगा कि एक कक्षा में पूरा जो है परिक्रमा करने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो एक पूरा परिक्रमा करने में उसको उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूर्णन करने में लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में कर लेता है, 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में कर लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 24 घंटा। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करेगा। उसी के साथ क्या होता है कि भू स्थिर उपग्रह भी क्या करेगा कि एक चक्कर जो है पृथ्वी का लगा लेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपको क्या करते हैं कि कुछ और भी है टॉपिक जो बता देते हैं, उससे देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है ये देख लीजिए दोस्त। टॉपिक एक है कि पदार्थ के गुण और प्रत्यास्था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलास्टिसिटी से क्या है कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, उसी को क्या करते हैं कि हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्त। ये चीज कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आकार में बदलाव के कारण क्या होता है कि शरीर द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी क्या होता है कि गद्दे पर अगर बैठिएगा तो गद्दा का फैलाव हो जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो फैलाव जो होता है या किसी भी बॉडी का, किसी भी शरीर का फैलाव जो होता है वो किस कारण से होता है, उसमें क्या होता है ना दोस्त कि इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी जो फैलाव होता है, तो वो फैलाव जो होता है वो किसकी वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रत्यास्था और स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित होती है, ध्यान रखिएगा।
ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। प्रत्यास्था और स्थितिज ऊर्जा जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब आप क्या करते हैं कि क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस मतलब कि दबाते हैं, तो आप पर जो है काम किया गया वो प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा में क्या होगा ये हमें बताता है। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को दबाइएगा तो दबाने पे क्या होता है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही छोड़िएगा, अगर वो स्प्रिंग होगा काफी तेजी से ऊपर आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कंज्यूम करके रखता है वो क्या होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी किसी भी चीज को, जितने भी गद्देदार चीज है उसको हम दबाएंगे या स्प्रिंग है जितना दबाएंगे उतना क्या होगा कि उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि बढ़ेगी। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि दबाए गए स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा निहित होता है, तो ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होता है। स्प्रिंग को जब छोड़ देते हैं तो कौन सा ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति का इकाई क्या होता है। सीजीएस सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो विकृति का जो स्ट्रेन का जो ऐसा यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, वो होता ही नहीं है। क्या है कि सीजीएस यूनिट या ऐसा यूनिट विकृति का यानी स्ट्रेन का होता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कोई नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये जान लीजिए। विकृति किसको कहते हैं कि जितने भी लंबाई में जो बढ़ोतरी होता है वो और उसके मूल लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं कि विकृति कहते हैं। मतलब विकृति बराबर जो होता है लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृति करते हैं। ये दोनों का क्या होता है कि मीटर में हम मेजर करेंगे, दोनों का डायमेंशन क्या होगा कि कट हो जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस होगा यानी बीमाहीन हो जाएगा तो इसका यूनिट निकलेगा ही नहीं। जब यूनिट ही नहीं निकलेगा तो सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट, एमकेएस यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। ये चीज कहता है कि बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति कहता है कि होने के योग्य को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसकी विकृति अगर होती है तो उसको क्या कहते हैं, ये चीजें पूछा जा रहा है। देखिए उसको जो दोस्त हम कहते हैं, जान लीजिए कि ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या समझिए, सुघट्यपन। सुघट्यपन कहने का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। सुघट्यपन कहने का मतलब होता है प्लास्टिसिटी। क्या होता है, प्लास्टिसिटी। अब इसको ये चीजें समझ लीजिए कि प्लास्टिसिटी आखिर होता क्या है। देखिए आपको हम बताते हैं कि बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग, किसी भी विकृति होता है, पदार्थ जो होता है, क्या होता है विकृति, क्या होता है किसी पदार्थ के फैलाव होता है। तो मतलब मान लीजिए कि कोई पदार्थ में फैलाव हो रहा है, खींच रहे, फैलाव हो रहा है, अब उसको छोड़ दीजिए, वो अपने अगर मूल अवस्था में नहीं आ रहा है तो वो क्या होता है कि बिना मतलब ब्रेकिंग होता है। वो क्या होता है कि ब्रेकिंग होता है, मूल अवस्था में नहीं आता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सुघट्यपन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुघट्यपन यानी कि प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तुओं का कहता है इसमें प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है। देखिए पूर्णतः अगर प्रत्यास्था वस्तुओं का अगर प्रत्यास्था गुणांक अगर कह रहा है तो वो गुणांक जो होता है वो 1 होता है। ध्यान रखिएगा, कितना होता है, 1 होता है। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 1 होगा। वैसे जान लीजिए आपका कि प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्था गुणांक का अगर कह दे प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है तो वो 1 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अब जो ये टॉपिक है ये आपका क्या है कि पृष्ठ तनाव और क्या है कि केसी तत्व से है। ठीक है, यानी सरफेस टेंशन और कैपिलरी से है। ठीक है, तो कैपिलरी से क्या है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पृष्ठ तनाव से, दोस्त इसमें भी कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। देखिएगा, बताते हैं आपको। देख लीजिए, इसका ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है। तो एक ब्लॉटिंग पेपर है, जैसे इंक गिर गया, स्याही गिर गया, उसको रख दीजिएगा तो स्याही उसमें क्या होगा कि सूख जाएगा। तो वो किस वजह से सूखता है, तो वो कैपिलरी की क्रिया होती है। उसमें किसकी क्रिया होती है, कैपिलरी की क्रिया की वजह से क्या होता है कि सूख लेता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया की वजह से सूखता है, कैपिलरी की क्रिया से। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए कैपिलरी क्रिया की वजह से ही क्या होता है ना कि पानी जो
दीपक जो होता है, या देखते हुएगा तेल वाला जो बाती होता है, उसमें तेल जो है ऊपर चढ़ता है, वो किसकी वजह से चढ़ता है? तो एक कैपिलरी क्रिया की वजह से ही ऊपर चढ़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपको जो है ये चीजें कह देगा कि पेड़ पर जो पानी चढ़ता है उसमें क्या होता है, तो उसमें भी कैपिलरी क्रिया ही काम करता है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि कैपिलरी की क्रिया जो होती है, किस तत्व की क्रिया जो होती है, वो एक निश्चित उसका एक लिमिट जो होता है, क्या होता है कि हाइट होता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हाइट होता है। आप आज 5 तला पे बैठे हुए हैं, कैपिलरी क्रिया की वजह से क्या कीजिए कि पानी को 5 तला पे चढ़ाते रहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तब तो लोग क्या करेंगे कि घर में मोटर लगाना ही बंद कर देंगे। एक जो है क्या करेंगे कि पंपिंग से गड़वाएंगे, उसमें कैपिलरी क्रिया की वजह से पानी ऊपर पहुंचाते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट होता है, एक निश्चित क्या होता है कि हाइट होता है, जिस हाइट तक के वह कैपिलरी क्रिया क्या करती है कि काम करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप दिखा देते हैं कैपिलरी क्रिया से ही, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी का तेल, हाँ देखिए आ ही गया इसमें कि मिट्टी का तेल जो है लालटेन के बाती में कहता है कि किस गुण के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। आपको बता ही दिए है कि केसी तत्व की क्रिया की वजह से। किसके वजह से? केसी तत्व की क्रिया से। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा इधर हेरफेर नहीं होता है। चलिए आप अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक द्रव की बूंद क्या होती है कि संयोजित होती है। मतलब एक द्रव का बूंद क्या होता है? संयोजित होता है। क्योंकि क्या होता है कि इसके कणों का आकर्षण जो होता है एक संभावित जो है न्यूनतम क्षेत्र तक के काम करता है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं दोस्त? इस परिघटना को जान लीजिए कि पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, द्रव जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, वो किस वजह से होता है? तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये चीजें, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जल की गिरती हुई बूंद कहता है किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है और जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कितना सिंपल है। अब दोस्त ये क्वेश्चन जो है जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, तो आपको हम बता दिए हैं कि गिरती हुई जल की बूंद जो गोलाकार होती है वो किसकी वजह से होती है? जल के सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठीय तनाव की वजह से होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए अब अगला क्या करते हैं कि देख लेते हैं, देख लीजिए। अच्छा, ये अगला एक टॉपिक है, एक और टॉपिक है क्या है कि द्रवों का प्रवाह है, यानी फ्लो ऑफ जो है लिक्विड्स है। इसमें भी क्या है कि सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं कि देख ही लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें दोस्त ये चीज कह रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है ये कहा जा रहा है। एसएससी के एग्जाम में पूछ दिया है, एसएसई है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि एसएससी है, एसएससी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जान लीजिए। आप समझ लीजिए कि एक तरल पदार्थ जो होता है उसका आदर्श जो है, आदर्श तरल पदार्थ कौन सा होता है। देखिए अभी के समय में अगर देखा जाए तो आदर्श तरल पदार्थ कोई है ही नहीं। कोई भी लिक्विड जो है वो आइडियल नहीं है। अब आइडियल कैसे होगा ये समझ लीजिए। आइडियल हम कहेंगे किसको दोस्त? आइडियल लिक्विड कहेंगे किसे? ये जान लीजिए जिसमें क्या होगा कि घर्षण नहीं होगा। कोई भी लिक्विड में अगर फ्रिक्शन ना हो, पूरा स्मूथ हो। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर, वह कंप्रेस्ड नहीं हो सके। क्या हो? कंप्रेस्ड नहीं हो सके। तो वैसे द्रव को हम लोग क्या कहेंगे कि आइडियल लिक्विड कहते हैं, यानी कि आदर्श तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई द्रव है ही नहीं जो क्या हो कि घर्षण रहित हो या उसको कंप्रेस्ड न किया जाए। सभी द्रव को कंप्रेस्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है कि फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोनों जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा कि आइडियल लिक्विड कहलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर यह कहता है कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो बर्नौली का थ्योरम पढ़े होइएगा, वो किसके सिद्धांत पे, किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ये इसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए आपको जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन। बर्नौली का थ्योरम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। किसके? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ध्यान रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आप जानते होइएगा, कई बार बता भी चुके हैं, कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह कह रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। देखिए अगर द्रव में कोई फ्रिक्शन होता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्त? जान लीजिए ये चीजें कि द्रवों में अगर घर्षण होता है तो उसे हम जो कहते हैं श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, विस्कोसिटी कहेंगे। ठीक है, किसी भी तरल में अगर फ्रिक्शन होता है। अब
ये विस्कोसिटी होता क्या है? देखिए, किसी भी द्रव का क्या होता है कि अगर रूप दूसरे रूप में अगर कन्वर्ट होता है तो विस्कोसिटी क्या करता है कि उसको विरोध करने का काम करता है कि ना भैया आप एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट ना होइए, उसका विरोध करने का काम करता है, ये विस्कोसिटी होता है। सो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वही फ्रिक्शन होता है, वही क्या होता है कि दिखाता है। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको। अच्छा हाँ, चलिए अब यहां से क्या है आपका कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है या उत्प्लावकता का नियम कहिए। आर्किमिडीज साहब ने ही क्या किया था कि उत्प्लावन बल का नियम दिया था। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को क्या करेंगे कि यहां से हम एक एक करके देखते चलते हैं, देखिएगा और खत्म करेंगे। यहां पे देख लीजिए, पहला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावकता यानी कि वायुवंशी, ठीक है, सिद्धांत के आधार पर कहता है कि जहाज जो होती है वो पानी में तैरती रहती है। इस सिद्धांत की पहचान करने वाले सबसे पहले जो है वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ये पहचान किया था। ठीक है, एलपी और एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये उत्प्लावकता का सिद्धांत का किसने खोज किया था दोस्त? आर्किमिडीज साहब ने किया था, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज साहब ने ही सबसे पहले खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि द्रव में अगर पूर्णतः या आंशिक रूप से कहता है कि डूबे हुए किसी वस्तु पर क्या करता है कि ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल किसी पिंड द्वारा जो है विस्थापित द्रव के बराबर होती है, तो यह कथन किससे संबंधित है? ये किसने कहा था दोस्त? जान लीजिए, ये कहा था आर्किमिडीज साहब ने। आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है ये। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है कि किसी वस्तु को अगर द्रव में डुबाते हैं, अगर पूरी तरह से डूब जाता है या थोड़ा भी डूब जाता है, तो उसके द्वारा जो पानी हटता है, विस्थापित होता है, वो विस्थापित पानी जो होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये कथन आर्किमिडीज साहब ने दिया था, आर्किमिडीज के साहब का ही सिद्धांत है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि उत्प्लावन यानी कि वायुवंशी का केंद्र हमेशा कहां होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है। देखिए, उत्प्लावन का केंद्र क्या होता है? देखिए, द्रव का जो देखिए कोई भी वस्तु को अगर हम द्रव में डुबाते हैं तो वो क्या करता है कि पानी को विस्थापित कर देता है। तो जितना भी पानी विस्थापित होता है वो पानी का जो आयतन होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसी के संपाती होता है, उसी के संपाती होता है, मतलब उसी पे होता है। संपाती मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे ओवरलैप होना, एक दूसरे पे एक ही मतलब ओवरलैप होना, दूर से देखने पे लगना कि दोनों एक ही साथ में है, तो वो संपाती होता है। उसका केंद्र क्या होता है कि एक ही जगह पे होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होती है। ठीक है, उसी के केंद्र के बराबर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो पानी में क्या होता है कि ऊपर जो लगता है बल, उसको क्या कहते हैं कि उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी के वजह से क्या होता है कि कोई भी वस्तु पानी में डुबाते हैं तो वह क्या करता है कि तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल हमेशा पानी के ऊपर लगता है, नीचे से ऊपर की ओर लगता है। एएलपी में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यह थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, उत्प्लावन बल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित होती है। तो जहाजों में जो गति वृद्धि होती है वो किस पर आधारित होती है? आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि पानी में जो काम करता है वो उत्प्लावन बल काम करता है। वो किसने खोज किया था? आर्किमिडीज साहब ने। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही क्या होता है कि जहाजों की गति जो होती है वो पानी में तेज होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि ऊपरी प्रनोद और भार डैश में प्रयुक्त होता है। तो किस में प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो प्रनोद जान लीजिए, प्रनोद क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर लंबवत बल लगता है तो वो प्रनोद होता है। पानी में प्रनोद जो होता है वो ऊपर की ओर लगता है, भार जो होता है वो नीचे की ओर लगता है। तो प्रनोद भार जो होता है एक दूसरे के क्या होता है कि विपरीत होता है। क्या होता है कि विपरीत होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। प्रनोद क्या होता है आप जानते बता ही दिए हैं कि वो क्या होता है कि द्रव में ऊपर की ओर लगता है। जैसे उत्प्लावन बल होता है ऊपर की ओर लगता है, तो उसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो प्रनोद होता है उत्प्लावन बल का। ठीक है, तो ये प्रनोद भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो दोनों क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने पर क्या होता है ना कि वह ऊर्ध्वगामी जो है दबाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है। देखिए, किसी भी वस्तु को अगर आप द्रव में रखिएगा तो उस पर जो बल लगेगा वो बल क्या कहलाएगा ये पूछा जा रहा है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। देखिए इसमें से देखिए
और कंफ्यूज होइए कि क्या कहलाएगा। बहुत लोग जानते होइएगा, जो लोग इंग्लिश मीडियम होंगे वो फटाक से मार देंगे कि क्या कहलाता है। तो जान लीजिए आपको क्या कहते हैं, बायोन्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोन्ट फोर्स। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। बायोन्ट फोर्स कहने का मतलब क्या होता है, उत्प्लावन बल। तो कोई भी वस्तु को अगर पानी में हम क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो उस पर क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या करता है कि काम करता है। उत्प्लावन बल को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि बायोन्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि उत्प्लावन बल जो होता है, एक तो बायोन्ट फोर्स होता ही है, एक दूसरा जान लीजिए कि उत्प्लावन बल को एक तीसरे नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्प्लावन बल को तीसरा नाम, पहला तो आपको बता दिए उत्प्लावन, दूसरा में अंग्रेजी में बायोन्ट फोर्स होता है, तीसरा जो होता है अप थ्रस्ट होता है। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब ऊपर धक्का देना, तो अप थ्रस्ट मतलब ऊपर की ओर लगने वाला, जिसको उत्क्षेप कहते हैं, उत्क्षेप कहिए या अप थ्रस्ट कहिए। ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये चीज कह रहा है दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में कि एक डूबे हुए पिंड पर जो है पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। देख लीजिए, पानी में जो बल लगता है वो उत्प्लावन बल होता है, उसे दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं ये कहा जा रहा है। तो आपको हम बता ही दिए हैं क्या क्या कहते हैं, इसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं। दूसरी नंबर बता ही दिए हैं आपको कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें है, जान लीजिए। इसमें आपको जो कहा जाएगा उत्प्लावन बल को यानी बॉयंट फोर्स को, ये क्या कहते हैं, ये सेकेंड नंबर होगा अपथ्रस्ट यानी उत्क्षेप। ठीक है, तो उत्क्षेप कहिए या बॉयंट फोर्स कहिए या उत्प्लावन बल कहिए, ये तीनों के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ज्यादातर आपको उत्क्षेप या बॉयंट फोर्स दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु क्या करता है कि डूबती है, यदि कोई वस्तु क्या करती है, डूबती है, तो वस्तु पर जो तरल पर प्रयुक्त तो क्या होता है आपका उत्क्षेप यानी कि अपथ्रस्ट जो होता है वो क्या होगा, डैश होगा। तो जान लीजिए कोई भी वस्तु अगर पानी में डूब जाती है तो पानी में डूबने का कारण क्या होता है। पानी में डूबने के दो कारण होते हैं। एक तो पहला कारण ये जान लीजिए कि उसका डेंसिटी जो होगा वो पानी के डेंसिटी से क्या होगा कि ज्यादा होगा, इसलिए वह पानी में डूब जाएगा। ये होगा घनत्व, क्या होगा, पानी के घनत्व से वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पानी में डूब जाएगा। दूसरी नंबर ये जान लीजिए कि वस्तु का भार जो होगा वो क्या होगा कि उत्प्लावन बल जो लगता है उससे क्या होगा कि ज्यादा होगा, जिस वजह से उत्प्लावन बल उस पर काम नहीं करेगा, वो क्या होगा कि डूब जाएगा। ठीक है, जैसे कि सुई है, सुई को पानी में डालिए वो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि उस पे उत्प्लावन बल जो है क्या होता है कि कम होता है सुई के मुताबिक। ठीक है, इसलिए वो डूब जाता है। उसी को अगर चौड़ा कर दिया जाए तो उत्प्लावन बल जो है ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा वस्तु के भार से। ठीक है, तो वो नहीं डूबेगा, या उसका घनत्व जो है कम जाएगा। उसका अगर जो है बेस जो है चौड़ा अगर कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा कि कम जाएगा पानी के घनत्व से, तो वो क्या होगा कि फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें चलिए इसमें हम देख लेते हैं, आपका जो आंसर करेक्ट होगा दोस्त ये थर्ड नंबर होगा। ठीक है, कि वस्तु के भार क्या होगा, भार से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो डूब जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उत्क्षेप यानी कि अपथ्रस्ट बल और भार डैश कार्य करते हैं। तो आपको हम बता दिए हैं कि उत्प्लावन बल और भार किस दिशा में काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अपथ्रस्ट क्या ऊपर की ओर लगता है, भार नीचे की ओर लगता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी द्रव तल के कहता है कि लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो किसी द्रव में क्या होता है कि द्रव के तल में अगर लंबवत काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, या आपको बता ही दिया कि उत्क्षेप कहते हैं, या बायोन्ट फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसमें से देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर दे दिया है उत्क्षेप यानी कि अपथ्रस्ट। ठीक है, तो या उत्प्लावन बल भी दे देगा, अपथ्रस्ट भी दे देगा, या बायोन्ट फोर्स दे देगा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन आधारित नहीं है, ये तो एक एक करके क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि कौन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। पहला देखिए, कहता है कि लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता, ये लिक्विड है, लिक्विड जहां भी आएगा उसमें क्या होगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा। तो लिक्विड में आर्किमिडीज का सिद्धांत अप्लाई होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मेजर करने में काम आता है, एक लैक्टोमीटर जो होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि हवाई जहाज के पंख की डिजाइन, दोस्त पंख की डिजाइन ये लिक्विड से दूर दूर तक के इसका कोई वास्ता है ही नहीं, तो यही क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर गलत होगा। ठीक है,
तीसरा देख लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है आपको कि जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन, तो ये सही है क्योंकि उसका डिजाइन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत को ध्यान में रख करके ही किया जाता है ताकि वो पानी में तैर सके अच्छे से और स्पीड चल सके, नहीं तो वो डूबिए जाएगा। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का भी जो है इस्तेमाल पानी में ही किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होगा कि आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि उत्प्लावन बल का द्रव, उत्प्लावन बल के द्रव डैश के घनत्व और आयतन के पर जो है क्या है कि निर्भर करता है। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन, जान लीजिए ग्रुप डी के एग्जाम में। तो देख लीजिए आपको बताते हैं कि उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो जो है द्रव के डेंसिटी और आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का जो भी रिजल्ट जो होता है, परिमाण जो होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्ट हम कह रहे हैं, उत्प्लावन बल का परिमाण जो होता है वो द्रव के डेंसिटी और जो है वॉल्यूम पे क्या करता है कि निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, परिमाण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहीं तक के क्या था कि आर्किमिडीज के इतने सारे क्वेश्चन थे जो आपको क्या करते हैं कि बार बार रिपीट करते हैं। देखिए इसमें जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं दोस्त, वो सारे क्वेश्चन जो है क्या कि सिलेक्टिव है। अब वही क्वेश्चन क्या करते हैं कि बार बार रिपीट करते रहते हैं आपको। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, उसी पे क्या करेंगे कि पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त जाकर के टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट एक्टिव है आपका। ये जो देख रहे हैं ERCB सर के नाम से, प्ले स्टोर से जो है क्या कीजिएगा कि इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में, और यहाँ पे इसी पे क्या होता है कि टेस्ट होता है। ठीक है, तो जाइए फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जितने भी वीडियो आ रही है वो ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और आपका एग्जाम तो वैसे ही करीब आ ही चुकी है, और नेक्स्ट बैच जल्द ही आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा कि अनाउंस किया जाएगा, जो NTPC और ग्रुप डी के लिए होगा। ठीक है, 2 बैच जो है आने वाली है, जिसका फुल जो है प्रिपरेशन कराया जाएगा, तो बिल्कुल फ्री में ही कराया जाएगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली जो होगा, जो भी होगा दोस्त क्लास, वो आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम मिलेंगे इसी समय इसी स्थान पे। तब तक जय हिंद दोस्तों।